Good morning, children. Today I will start chapter number 5 of the history of class 8. It is 1857 India's first freedom struggle. The British East India Company had started its presence in India in 1612. It started with the company administration of the factory areas established for trading purposes. Its victory in the Battle of Plassey in 1757 marked the beginning of its firm foothold in eastern India. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आए थे 1612 में। उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्रीज एरिया में शुरू किया था ट्रेडिंग पर्पस से, और बैटल ऑफ प्लासी 1757 में उन्होंने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे ईस्टर्न इंडिया में। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी army defeated Mughal Emperor Shah Alam II in 1764 at the Battle of Buxar. Its foots on the region of Bihari, Bengal and Odisha was consolidated after the defeat. The emperor granted the company the right to collection of revenue in the province of Bengal, modern day Bengal, Bihar and Odisha, known as Diwani, to the company. बैटल ऑफ प्लासी की जीत के बाद उन्होंने और आगे बढ़ना शुरू किया बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। उन्होंने एम्परर को हराने के बाद उन्होंने दीवानी राइट्स दे दिए थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। The company soon expanded its territory around its bases in Bombay and Madras. Later, the Anglo-Mysore War 1766 to 1799 and Anglo-Maratha War 1772 to 1818 led to the company complete control of India. कंपनी ने अपने टेरिटरीज को बढ़ाना शुरू किया। वो बॉम्बे से मद्रास की तरफ बढ़े और उन्होंने एंग्लो मैसूर वार में और एंग्लो मराठा वार में अब के बाद उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था इंडिया के ऊपर। इन 1806 द वेलोर म्यूटिनी वाज स्पार्कल्ड बाय न्यू यूनिफॉर्म रेगुलेशन दैट क्रिएटेड resentment among both Hindus and Muslim boys. लेकिन वे वेलूर म्यूटिनी के बाद एक चिंगारी ऐसी निकली थी जो दोनों धर्म के लोगों को परेशान कर रही थी, जो हिंदूज और मुस्लिम्स। एट द टर्न ऑफ द 19th century, गवर्नर जनरल वेल्सले began what became 2 decades of accelerated expansion of company territories. गवर्नर जनरल वेलेस्ले ने आगे बढ़ाना शुरू किया कंपनी की टेरिटरीज को। द ब्रिटिश एक्शन मेड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिस्पोंडेंट. द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एक्सप्रेस देयर इंडिग्नेशन थ्रू प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट्स. सारे इंडियंस लोग उससे परेशान थे। वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और रिवोल्ट कर रहे थे। द इंडियन रिबेलियन was led by resentment born of diverse perception, including invasion, British style social reforms, harsh land taxes, summary treatment of some rich landowners and princes, as well as change brought by the British rules. रिबेलियन का मेन कारण जो था वो था ब्रिटिश स्टाइल का रिफॉर्म करना चाहते थे।
हार्श लैंड टैक्सेस थे जो ज़्यादा लग रहे थे, और लोगों को जो ज़्यादा पैसे वाले लैंड ओनर्स थे उनके लिए जो चेंजेस किए थे वो ब्रिटिश रूलर्स ने करते थे. मैनी इंडिया रोज against the British. However, many also fought for the British, and the majority remained seemingly compliant to the British rules. और ज़्यादातर इंडियंस इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहते थे, और मेजॉरिटी जो थी वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी. द बिगेस्ट चैलेंज to the British authority came in 1857 when the people of India rose up against the British rule. जब सबसे बड़ी चुनौती जो आई ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने वो 1857 में आई, जब इंडिया के लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की. द इंडियन रिबेलियन 1857 was a major uprising in India in 1857 to 58 against the British rule and the British East India Company. The rebellion began on 10th May 1857 in the form of mutiny of spoils of the company army, the garrison town of Meerut. If it then erupted into other mutinies and civilians rebellion chiefly in the upper Gangetic plain and in central India. पहले जो शुरू हुई म्यूटनी वो शुरू हुई थी 10 मई 1857 को. वो सिपाहियों की या सोल्जर्स की म्यूटनी थी, लेकिन वो आगे बढ़ते बढ़ते वो एक जनरल पब्लिक की म्यूटनी हो गई जो अपर गैंजेटिक प्लेन से सेंट्रल इंडिया तक पहुंच गई. द इंसिडेंट्स ऑफ रिवोल्ट ऑल्सो अकर्ड फर्दर नॉर्थ एंड ईस्ट. द रिबेलियन पोज्ड अ कंसिडरेबल थ्रेट टू ब्रिटिश पावर इन दिस रीजन. और जो रिबेलियन उन्हें उठाए जा रहे थे, आवाज़ें उठाई जा रही थी, उससे ब्रिटिश पावर को खतरा दिखाई देने लगा था इन रीजन्स में. The rebellion is known by many names, including the Spoils Mutiny, the Indian Mutiny, the Great Rebellion, the Revolt of 1857. इस रिबेलियन को कई नामों से जाना जाता है: स्पॉइल्स म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी, ग्रेट रिबेलियन और रिवोल्ट ऑफ 1857. Causes of the uprising. Causes of the uprising means इसके जो कारण हैं जिसकी वजह से भारतीयों के बीच में लोगों के मन में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत करने की भावना पैदा हो गई थी. The Indian rebellions of 1857 occurred as a result of many factors over time, rather than any single event. Some Indians were upset with the draconian rule of the company, which has embarked on the project of territorial expansion and westernization which is imposed without any regard for historical subtleties and Indian society. इंडियन रिबेल का कारण एक नहीं था, ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से लोग परेशान थे. पहले तो इनका ड्रैकेनियन रूल जो कंपनी ने स्टार्ट करा था, जिसमें अपनी वो सिर्फ साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे और जो इंडिया का कल्चर था उसको छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में इम्पोज करना चाहते थे. Furthermore, legal changes introduced by the British were accompanied by the prohibition of Indian religious customs and were seen as a step toward forced conversion to Christianity. The Indian Rebellion of 1857 has
diverse political, economic, military, religious and social causes. जब इंडियन रिलीजियस कस्टम पे भी उन्होंने रोक लगाना शुरू कर दी और लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ प्रभावित करना शुरू किया और धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, तो इंडियन रिबेलियन जो स्टार्ट हुआ उसके कई कारण हैं। पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, मिलिट्री भी हैं, रिलीजियस भी हैं और सामाजिक भी हैं। Economic causes. Many Indians felt that the company was levying heavy taxes from the locals. This include an increase in the taxation of land. This seems to be have been very important reason for the spread of the rebellion, keeping in view the speed at which the conflagration initiated in many villages in northern India, where farmers rushed to get back their unfairly grabbed title deeds. सबसे ज़्यादा जो लोगों में माइंड में प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि सब ये लैंड पे टैक्स बढ़ाएंगे और जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो होगी विलेजर्स को, जिसमें फार्मर्स सबसे ज़्यादा परेशानी में आएंगे। द रिजम्पशन ऑफ टैक्स फ्री लैंड एंड confiscation of jagirs. Confiscation of jagirs means the grant or right of locally controlled land revenue. Caused discontent among the jagirdars and zamindar. Dalhousie had also appointed the Inam Commission with power to confiscate land. इसमें विलेजर्स को जो लैंड पहले फ्री दिए हुए थे जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता था, जागीर जिनको कहा जाता था, जो दी जाती थी जागीरदारों को या ज़मींदारों को, उनके ऊपर अब टैक्स लगना शुरू हुआ और डलहौजी ने उनका वो राइट ख़त्म कर दिया जिसमें वो लैंड टैक्स कलेक्ट किया करते थे। इनाम कमीशन भी अपॉइंट किया गया जिसमें उनकी पावर्स को छीन लिया गया। Several years before the Spoils Mutiny, Lord William Bentinck had attacked several Jagirs in Western Bengal. He also resumed the practice of tax-free land in some areas. This change caused widespread resentment not only among the landed aristocracy but also caused great distress into a large section of the middle class people. कुछ साल पहले जब स्पॉइल्स म्यूटनी हुई थी उसके बाद विलियम बेंटिक ने जागीर्स पे अटैक करना शुरू किया वेस्टर्न बंगाल में। उन्होंने लैंड फ्री जो एरियाज थे वो कब्जे में लिए। उसके बाद इसी के कारण ये सिर्फ जो जिनकी ज़मीनें गई वही नहीं, बाकी लार्ज सेक्शन जो मिडिल क्लास पीपल थे वो भी इससे बहुत अफेक्टेड हुए। लैंड वर confiscated from the landlord and auctioned. Rich people like merchant and money lenders were therefore able to speculate in British land sales and drive out the most vulnerable peasant farmers. और इसमें जब ये इनकी ज़मीनें और ले लेते थे और इसे नीलाम करते थे और इसमें ज़्यादातर मनी लैंडर्स मर्चेंट जो ज़मीनों का लेने बेचने में या लेने में ज़्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाते थे। The peasants were forced to pay high revenue and suffer due to strict policy of collection.
the British forcibly take away all the raw material and the Indian peasants were left with nothing. और वो सबसे ज़्यादा किसान फार्मर्स को प्रॉब्लम थी कि स्ट्रिक्टली उनसे लैंड रेवेन्यू लिया जाता था और अगर वो नहीं उन्हें परेशानी होती उनका रॉ मटेरियल भी ले जाते थे और उसकी उनके पास कुछ भी नहीं बचता था. Even during the drought of famine, when their crops failed, they were forced to pay taxes. The British cotton and silk goods were imported into India, paid a duty of 2%, wherever Indian cotton goods exported to Britain paid 10%, silk goods 20%, and the woolen goods 30%. जो 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 है यहाँ पे बाहर से आता था सामान उन पर तो 2% की ड्यूटी लगती थी और जो इंडिया से जाता था ब्रिटेन वो उसके ऊपर 10 से 30% तक की ड्यूटी लगती थी, जिसमें कॉटन गुड्स, सिल्क गुड्स और वूलन गुड्स था. While British goods were exempted from the duties when entering Indian markets, Indian goods entering England were burdened with heavy custom duties. Further, the abolition of the monopoly of East India Company and the introduction of free trade by 1833 further increased the exploitation of peasants. और आगे फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने टैक्सेस ही ख़त्म कर दिए बाय 1833, जिससे लोगों को बहुत पीजेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई. इंडिया वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. दिस मेड लाइफ मिजरेबल. अब इंडिया जो था वो रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया था ब्रिटिशर्स के लिए और इस तरह लोगों की ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रही थी. द आर्टिशन एंड द क्राफ्ट्समैन वर ruined by unfair competition. British made good on machines and these goods were rather cheaper than the handmade products. Indian markets were flooded with cheap machine-made textile manufactured in England. Indian handmade textile could not compete with the cheap machine-made textile, and people preferred to buy cheap products. This ruined the traditional handicraft industries of India. अब इंडियन मार्केट में ज़्यादातर फॉरेन गुड्स आता था, वो सस्ता भी होता था इसलिए लोग उसको प्रेफर करते थे और हैंडमेड जो होता था वो महंगा होता था, उससे मुकाबला कर नहीं पाते थे. इसी तरह सारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडिया से ख़त्म होने लगा. एज ए रिजल्ट of the British economic exploitation, all the classes of people, peasants, landlords, traders, industrialists, labor, and the entire middle class of India were unhappy and revolted. इस तरह जो सारे मिडिल क्लास लोग थे जैसे पीजेंट्स वगैरह, लेबर और सारे लोग खुश नहीं थे और सबने मिलकर बगावत करना शुरू कर दी. पॉलिटिकल कॉज. द एक्सपेंशनिस्ट एंड annexionist policies of the British power in India made all the Indian rulers, big and small, Hindu and Muslims, look with suspicion and develop hatred toward the British power in India. The nobility, many of whom had lost title and domains under the doctrine of lapse, which refused to recognize the adopted children of the princes such as legal heirs, felt that the company has interfered with the traditional system of
inheritance. Rebel leaders such as Nana Sahib and Rani of Jhansi belonged to these groups. पॉलिटिकल कॉज जो इसका मेन राजनीतिक कारण है वो ये है कि ये एक तो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे और ज़्यादा टेरिटरीज पे कब्जा करना चाहते थे। इस तरह सारे रूलर्स चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, हिंदूज या मुस्लिम, सब अब इनको शक की नज़र से देखने लगे और उनके नफरत पैदा हो गई। इसमें कुछ नोबल्स भी थे जिनके टाइटल्स वगैरह ख़त्म कर दिए गए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, जिसमें ये था कि जो बच्चे इन्होंने गोद लिए थे उनको लीगल हेयर नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि वो राजगद्दी नहीं संभाल सकते इनके बाद। और इस ग्रुप में आते थे नाना साहेब और रानी झांसी। वो इस ग्रुप में इसलिए थे कि उनके औलाद नहीं थी। The native rule were forced to disband their army who failed to obtain gainful unemployment elsewhere, जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। Further, to open the disrespect exhibit the British toward the last Mughal ruler Bahadur Shah Zafar made the Muslim rise in revolt। और फिर वो उन्होंने उसकी रेस्पेक्ट भी कम कर दी थी लास्ट मुगल रूलर की, बहादुर शाह जफर की। इस कारण मुस्लिम्स में भी रिवोल्ट पैदा हो गया। द नेटिव रूलर्स टुक अप आर्म्स एंड स्टार्टेड द रिवोल्ट। द रिसेंटमेंट टुक अ टैंगल शेप इन 1857। और इस तरह सारे लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया और सबने मिलकर एक साथ बगावत शुरू की 1857 में। सोशल एंड रिलीजियस कॉज। द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड लुक डाउन अपॉन द इंडियंस। दे डिड नॉट इंटरैक्ट विद द इंडियंस and humiliate them. Indian was not allowed to travel in the first class compartment in trains. Educated Indians were denied promotion and the opportunities to be appointed to high posts, even though they were more deserving to be on those posts. British ने रेशियल पॉलिसी अपनाई शुरू कर दिया था, भेदभाव करते थे। वो इंडियंस को अपने से कम समझते थे और वो उनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में भी नहीं वो ट्रैवल कर सकते थे और जो प्रमोशन एजुकेटेड इंडियंस को मिलना चाहिए था वो भी नहीं देते थे और जो पोस्ट जिसके लिए वो डिज़र्व करते थे वो दूसरों को दे दी जाती थी, उनको नहीं मिलती थी। The British was so arrogant and haughty that a police regulation published by a magistrate at Agra categorically states every native, whatever his pretended rank may be, ought to be compelled under heavy penalties to salam all English gentlemen in the streets, and if the native is on the horseback or in a carriage, to dismount and stand in a respect attitude until the European has passed him। अब उन्हें कोई भी किसी पोस्ट पर भी हो, चाहे वो कितनी हाई पोस्ट पर हो, उसे भी हैवी पेनल्टी देनी पड़ती थी। यहाँ तक कि वो सलाम करे, जितने भी इंग्लिश ब्रिटिश जेंटलमैन मिले उन्हें उस रास्ते में उतर के उन्हें सलाम करे। अगर वो हॉर्स बैक पे या कैरियर या रथ में बैठा है तो उतरे, जब तक वो खड़ा रहे, जब तक कि वो निकल नहीं जाए। द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। Though the law was different for Europeans, all Indians were considered equal before law.
लेकिन वो उन्होंने लॉ तो इक्वलिटी के आधार पर बनाया था, लेकिन वो बिल्कुल अलग था, यूरोपियंस के लिए अलग था और इंडियंस के लिए अलग था। दो द लॉ वॉज डिफरेंट, this was believed to be an attempt to undermine the caste system and privileges of the upper caste। उसमें वो ये भी करते थे कि अपर कास्ट वालों को प्रिविलेज देते थे और लोअर कास्ट वालों को वो कम समझते थे। द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश इन सोशल ट्रेडिशन बाय प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती in 1829, passing law in 1856, and all the Religious Disabilities Act of 1856 further strengthened that the view of conservation that the Hindu religious and customs were being tempered by the British with a specific object of Christianizing India। ये उन्होंने जो सारे ट्रेडिशंस को रोक लगा रहे थे, इनका मेन कारण था कि वो ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी इंडिया में फैल जाए और सारे धर्मों को वो क्रश करना चाहते थे। क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश टुक द स्टेप टू क्रिश्चियनाइज इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। वो इंडिया में पूरा इंडिया को ही एक क्रिश्चियनाइज करना चाहते थे, इसलिए जो लोग कन्वर्ट हो जाते थे क्रिश्चियंस में उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड ऑल्सो ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाता था और क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्रीली अपने धर्म को फैलाना की इजाज़त थी और वो अपनी ज़मीन भी खरीद सकते थे। इन 1850 ए न्यू लॉ was passed to make conversion to Christianity easier. The law also allowed an Indian to have converted to Christianity to inherit ancestral property। जो भी क्रिश्चियनिटी में स्वीकार कर लेगा उनके धर्म को उनको उनकी ज़मीनें वापस दे दी जाएंगी। Convert to Christianity was given special privilege in government jobs, housing, financial aid and promotions। और उनको प्रमोशन भी देते थे, गवर्नमेंट जॉब भी देते थे और उनको हेल्प भी करते थे। When all these were intolerable by educated Indians and conservative Indians, they revolted against them। जब ये सब जो अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे थे और कंजर्वेटिव इंडियंस थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो रिवोल्ट शुरू कर दिया। द मिलिट्री कॉज। द इंडियन मिलिट्री वॉज नॉट professional military, they was just peasants in uniform। Thus every impact on peasantry has large repercussion in the form of मिलिट्री डिसकॉन्टेनमेंट। इंडियंस जो थे मिलिट्री में वो प्रोफेशनल्स नहीं थे, उन्हें सिर्फ यूनिफॉर्म पहना दी गई थी, वो पीजेंट्स थे और उनको द वेरिंग सस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द रिडक्शन ऑफ अलाउंसेज एंड हार्श पनिशमेंट contributed to a feeling amongst the troops that the company no longer cared for them। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनके अलाउंसेस भी कम कर दिए गए थे और जो सज़ा दी जाती थी बहुत हार्ड होती थी और उनके ट्रूप्स में उन्हें अंदाज़ा हो गया कि उनकी कोई केयर नहीं करता। सर्टेन एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज इंक्रीज रिक्रूटमेंट ऑफ सिख्स एंड गोरखास, people considered by the Bengal spoils to be inferior
in the in caste to them, increase in the distrust of the spies who thought that this was the sign of their service not being needed anymore. अब उन्हें ये लगता था कि सिख और गोरखास को कि उन्हें बंगाल स्पाइस से कम समझा जाने लगा और धीरे धीरे उन्हें ये लगा कि अब उनको जो मिलिट्री में या उनकी कोई ज़रूरत नहीं है. द ट्रांसफर ऑफ द नंबर ऑफ 66 which was taken away from the regular Bengal Spice regiment of the line disbanded over refusal to serve without bata and given to a Garkha battalion. उन्होंने कहा अब हम आगे सर्व नहीं करेंगे भाटा के अलावा, जो सिर्फ गोरखा बटालियन को दिया जाता है. was considered by the spies as a breach of faith by the company. इससे उन्हें लगा कि कंपनी में उनका भरोसा कम हो गया है. The Indian military was discriminated again in terms of salary, pension, promotion. Indians were subjected in the military while their European counterparts faced so much discrimination. जो सैलरीज वो ब्रिटिश यूरोपियंस को देते थे वो उससे बहुत कम सारे उनके सारी जितनी फैसिलिटीज थी सब खत्म कर दी गई थी. द पॉलिसीज ऑफ द लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग greatly hurt the sentiment of the Indian military. During the time of Lord Canning, two important laws was passed. Both these acts were passed in 1856. लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग ने दो जो लॉज पास किए थे वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाले थे. जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट पहला था जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट. इसमें दिस एक्ट मीन दैट इंडियन मिलिट्री पर्सनल was posted abroad. They wouldn't be entitled to get extra allowances. Thus, this act was a jolt to the prospect to the Indian military personnel serving under the East India Company. इसमें जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं उनको बाहर विदेश में उनको पोस्टिंग की जाती थी और ये एक तरह से बहुत झटका लगा इंडियन मिलिट्री वालों को कि वो सर्विस करेंगे इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की. रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट फॉर इंडियन सोल्जर्स द बिलीव वाज दैट इफ दे क्रॉस द ओशन दे वुड लूज देयर रिलीजन. दे वुड thus be socially ostracized. Thus Hindu soldiers skipped appointment that involved serving in a foreign land. उसमें ये था कि सोल्जर्स ये सोचते थे इंडियंस कि अगर जब हम समंदर पार कर लेंगे तो हमारा धर्म भी खो जाएगा और हम वहाँ जाके उन्हीं के रंग में रंग जाएंगे. इसीलिए वो हिंदूज जो थे वो ये कहते थे कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए ही नहीं अगर हमें बाहर भेजा जाएगा तो. But after the laws of the Religious Disabilities Act, they would have to compulsorily take the appointment. Otherwise, they would lose their jobs. लेकिन जब ये आ गया लॉ बनाया कि इसमें अगर वो जाएंगे नहीं तो उनकी जॉब भी चली जाएगी. At the same time, the use of religious symbol in the military were also restricted. Religious symbols का भी यूज नहीं कर सकते थे. There was a high degree of discontentment among the Indians with the passing of this act. इस एक्ट से लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानियां शुरू हो गई. Immediate cause. A mutiny in several spies companies of the Bengal Army was sparked by the issue of new gunpowder cartridge for the Enfield rifles in February 1857. A rumor was spread
that the cartridges were greased with cow and pig fat. Loading the infield required tearing the grease cartridge with one's teeth. This would have insulted both Hindu and Muslim religion practice. Cows were considered holy by Hindus while pigs were considered unclean by Muslims. म्यूटिनी जो इनमें शुरू हुई वो मेन कारण ये था कि इनके ग्रीस कार्टेजेस थे वो उनको मुंह से खोलना पड़ता था और जब वो मुंह से खोले जाएंगे तो फिर उनका धर्म भी भ्रष्ट हो जाता था. Underlying grievances over British taxation and recent land annexation by British East India Company was ignited by the pious Moniteers, and within a week dozen of units of Indian Army joined Peasants Army in widespread rebellion. और कुछ ही टाइम में जो आर्मी के सोल्जर्स थे वो पीजेंट से मिल गए. The old aristocracy, both Muslims and Hindu, who were seeing their power steadily eroded by the East India Company, also rebelled against British rule. जो राजा थे दोनों हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो उन्हें लगा कि उनकी पावर अब पूरी तरह इनके हाथ में चली जा रही है, इसलिए उन्होंने भी इनके खिलाफ आवाज उठा दी. Another important source of discontent among the Indian rulers was that the British policies of the conquest has created unrest among many Indian rulers. इससे जो इनकी पॉलिसी थी इससे इंडियन रूलर्स बहुत परेशान हो गए थे. The policies like doctrine of lapse, subsidiary alliances deprived Indian rulers of their own power. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंसेस से इनकी अपनी पावर बिल्कुल खत्म हो गई थी. One of the main reason of the revolt was that the British East India Company also started meddling with Indian politics and financial system. अब वो इंडियन भारत की राजनीति में भी इन्वॉल्व होने लगे थे और फाइनेंशियल सिस्टम में भी. सो द पीपल ऑफ इंडिया ब्रोक आउट इन ए कॉन्क्रीट कंसर्टेड रिवोल्ट अब इन 1857. इसलिए सारे लोगों ने मिलकर एक साथ ही रिवोल्ट करना शुरू कर दी.